मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एवं एम्स की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों एवं उनके अभिभावक एवं अध्यापक, मैं डॉक्टर कुमार कृष्ण, नेत्र सर्जन, मधुबनी, बिहार। इस लॉकडाउन के फुर्सत की अवधि में मैं फिजिक्स का एक छोटा सा उपहार भेंट करने जा रहा हूँ। फिजिक्स की विशालकाय इमारत जिस मजबूत फाउंडेशन पर टिका है, उस मजबूत फाउंडेशन के भाव को आज हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं और इस भाव को पहले हृदय से समझना है, फिर दिमाग से। तो चलिए इस भाव की प्रस्तुति मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करने जा रहा हूं और ये प्रश्न इस प्रकार से है। A body of mass 10 having acceleration of 5 on a smooth plane, then find out force acting on body। ये प्रश्न तो बिल्कुल साधारण प्रश्न है। कोई भी छात्र इन प्रश्न को देख करके कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें करना क्या है। ये फोर्स का फॉर्मूला F = ma और इसमें हमें दोनों बात दी गई है, मास भी दी गई है और एक्सेलरेशन भी दी गई है। इसमें तो कुछ करना नहीं है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 10 × 5 यानी ये 50 हो गया और फोर्स का न्यूटन कर देंगे। इसका मतलब कि हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके 50 कर दिया और न्यूटन तो हमारे पिताजी का खरीदा हुआ है, हम पॉकेट से निकाल के यहां पर न्यूटन को लगा दिए। क्यों भाई, आपने 50 न्यूटन क्यों बोला? अगर मैं यहां पर बोलूं कि 10 को 5 से गुना करने पर 50 जब अपनी मनमर्जी है, तो न्यूटन के बदला में हम 50 रसगुल्ला बोल दें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, 50 जलेबी बोल दें, क्या फर्क पड़ता है? अब यही से बात शुरू होती है। अब इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना है और मैं समझता हूं कि अगर इन बातों को अगर आप आज बहुत 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 हार्दिक रूप से अगर इसको सम्मान करने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके लिए फिजिक्स में एक संकट मोचन की तरह ये भाव और ये तथ्य आपको काम आएंगे। फिजिक्स को मैं कह रहा हूं इस प्रश्न को पढ़ने के लिए। फिजिक्स कह रहा है कि सर मैं इस प्रश्न के लिए अंधा भी हूं और बहरा भी हूं, मुझे ये प्रश्न कुछ दिख ही नहीं रहा है, और नहीं आपने जो ये प्रश्न पढ़ा तो मैं इन प्रश्न को सुन ही पा रहा हूं। दोनों तरफ से फिजिक्स की मनाही हो रही है कि मैं इस प्रश्न के लिए अंधा भी हूं और बहरा भी। क्यों क्यों? अब बहुत बहुत जरूरी की बात है। फिजिक्स कहता है कि मास को आपने 10 लिखा, 10 क्या? 10 लीटर, 10 सेकेंड। आपने हमें उस पद का सम्मान नहीं दिया। मेरा पद जो सुशोभित होता है वो यूनिट से सुशोभित होता है, आपने उस पद को दिया नहीं। और आदमी पद से महान होता है, कोई आदमी महान नहीं होता है, उसका पद महान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो प्रश्न है वो मीनिंगलेस है, इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। यानी अगर इस प्रश्न का मैं अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मास 10 kg फिजिक्स के लिए कुछ मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन 5 कुछ मतलब नहीं है, then find out force acting on body।
फिजिक्स कह रहा है मैं नहीं सुन रहा हूं और न ही मैं देख रहा हूं। चलिए, आखिर बात किस चीज से होती है? हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का बहुत महत्व देते हैं। Each and every physical variable is represented by its numerical value and unit. हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का बहुत जोर से पकड़ते हैं, गणित को ज्यादा पकड़ते हैं और फिजिक्स को कम पकड़ने का प्रयास करते हैं। फिजिक्स को हमको आगे बढ़ाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो उसका फॉलोअर है। ये यूनिट के बिना इस मास का कोई अस्तित्व नहीं है, यूनिट के बिना एक्सेलरेशन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए अगर मैं मान लीजिए सपोज कि मैं 10 केजी की बात करूं, नहीं तो हमें सबसे पहले केजी पर अटेंशन करना है, तब यूनिट पर अटेंशन करना है। यानी आज से हम लोगों को यह बात दिमाग पर रखना है कि पहले यूनिट का स्थान देना है। यहां हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू का स्थान दे रहे हैं। 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी उस मास का यूनिट है। इसी मास को अगर हमने रिप्रेजेंट किया 10 केजी, तो ये चीज ठीक है, लेकिन आज के बाद हम लोग पहले यूनिट की बात करेंगे और तब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि प्रारंभिक अवस्था में इसका भाव हमारे हृदय में इतना बड़ा होना चाहिए कि यूनिट का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू उसके पीछे पछलग्गू होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बाद में दिखना चाहिए, हमें यूनिट दिखना चाहिए। हम आधी निद्रा में भी अगर हो तो हमें यूनिट पहले दिखना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में दिखना चाहिए। नहीं, यूनिट का इतना महत्व है और यह आपके फिजिक्स का आधार ऐसे फिजिक्स की सारे चैप्टर्स जो है नहीं वो आदरणीय हैं, लेकिन ये जो पहला चैप्टर जिसका मैं भाव भरने जा रहा हूं वो परम आदरणीय चैप्टर है। देखिए, इसका मतलब ये जो पहला प्रश्न हमने लिखा, ये प्रश्न अपने यूनिट से संबंधित नहीं है, इसलिए प्रश्न का कोई महत्व नहीं है, ये मीनिंगलेस प्रश्न हो। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, वाटर इज फॉलिंग ऑन ए स्टोन विथ रेट ऑफ 5 kg per second with velocity of 4 meter per second. Then find out force exerted on stone. बहुत सारे जो प्रारंभिक अवस्था में अभी बच्चे जो आ रहे होंगे, 10th पास करके 11th में आ रहे होंगे, उन बच्चों को लग रहा होगा कि अभी तो हमने मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, इसीलिए जब पढ़ेंगे तब इन सारे प्रश्नों का जवाब करेंगे। अभी तो ये चैप्टर्स हमने पढ़ा नहीं। आप देखिए कि यहां पर इस प्रश्न को आप भले ही 8वीं कक्षा के छात्र हो, 9वीं कक्षा की छात्र हो या 10वीं कक्षा की छात्र हो, आज के बाद इस तरह के प्रश्न आपको प्रारंभिक अवस्था से ही बनना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर आप क्या दिया जा रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें क्या दिया जा रहा है, इस प्रश्न को पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए प्रारंभिक अवस्था के छात्रों को। ये जो इंग्लिश में लिखे हुए इतने बड़े लैंग्वेज हैं, उस लैंग्वेज से कभी घबराना नहीं है बच्चों। हमें फिजिक्स को समझना है, हमें लैंग्वेज को, और हमें इसके लंबी पंक्तियों को नहीं समझना है, इससे घबराना नहीं। देखिए ये प्रश्न कहां पर हमारे लिए जरूरत की बनती है और कितने लैंग्वेजेस के लिए हमारे जरूरत की नहीं है। देखिए मैं इस प्रश्न को पढ़ रहा हूं। वाटर इज फॉलिंग ऑन a stone with a rate of 5 kg per second. इतने प्रश्न में हमको केजी पर सेकेंड पता चला। With a velocity of 4 meter per second. यहां पर एक शब्द Then find out force निकालना है। बस इतने बड़े प्रश्न में बस 3 शब्द का महत्व है। कैसे?
आप लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बगल में अगर सुनने वाले लोग होंगे तो बोलेंगे कि बेटा को कोटा पढ़ा रहा है और इसको इंग्लिश पढ़ने तो आता ही नहीं है, और ये फिर कहता है मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और IIT की तैयारी कर रहे हैं। मैं यहाँ इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, और इस फिजिक्स को मुंह से नहीं पढ़ना है, उसको हृदय से पढ़ना है और फिर दिमाग से पढ़ना है। देखिए क्या है, हमने कहा क्या कि अभी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को बाद में देखना है, पहले यूनिट को देखिए। यूनिट क्या है? तो पहला है केजी पर सेकेंड, दूसरा क्या है? मीटर पर सेकेंड, और हमको लाना क्या है? हमको लाना है फोर्स। तो मैं यहां पर बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप फोर्स का जो यूनिट याद रखेंगे, वो फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये सम्मान के लिए रखना है, न्यूटन महोदय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आपको इसके फंडामेंटल फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में इस यूनिट को, न्यूटन को याद रखना है। हमें फोर्स न्यूटन होगा, लेकिन न्यूटन क्या है फंडामेंटल फॉर्म में? तो न्यूटन है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब आप बताइए, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स में आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब दोनों वेरिएबल समान हो, सेम फिजिकल वेरिएबल्स में ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसको हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन अगर दो डिफरेंट वेरिएबल हो तो उसमें आपको सिर्फ दो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने का अधिकार है, जोड़ घटाव करने का अधिकार नहीं। इस दोनों में हम क्या कर दें कि ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए? दो ही चीज कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो केजी मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर आ गया। हमारा वो पद आ गया, इस पद के लिए हम इस हिसाब को बनाने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो चमचा होता है, यूनिट जैसे भागेगा नहीं, यूनिट में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में भी मल्टीप्लिकेशन होगा। वो फॉलोअर है उसका, वो चमचा है उसका। हमारे बॉस जैसे जाएंगे नहीं, हमारा चमचा भी उसके पीछे पीछे उसी को फॉलो करेगा। तब करना क्या है, इसके पीछे हमको 5 लगा देना है, इसके पीछे 4 लगा देना है, तो ये हो गया 20, तो 20 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमारे दिमाग में है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो ये 20 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसे करने से तो हमारे सारे प्रश्न नहीं बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, नहीं, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को पहले आप समझिए। मैं एक आधार डालना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं स्टेप दर स्टेप मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रश्न को भी आपको इसके सहारे सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इसमें आप सफल होंगे। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस प्रश्न को फिजिक्स के सहारे करता हूं तो इसमें फोर्स एक्सर्टेड F बराबर ma। अब यहां पर दो बात होती है इसमें। यह प्रश्न जो है, जैसे रॉकेट का प्रोपल्शन है, रॉकेट पर कितना थर्स्ट लग रहा है, एक बॉडी को हमने एयर में रखा है और कितने बुलेट्स हम पर यूनिट टाइम फायर करें कि वो हमारा जो वो डिस्क है या वो जो कोई बॉडी है वो हवा में स्टैंड करे, नहीं। तो F बराबर है में, आप क्या है भाई m, और ये चीज क्या होता है a बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा t। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा मास अगर कांस्टेंट हो तब ये हमारा फार्मूला हो जाएगा m a, लेकिन अगर हमारा मास चेंज करता हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि m डेल्टा t इंटू डेल्टा v। मास पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी से गुणा कर दीजिए, नहीं तो दो फॉर्म में इस फोर्स को आप लिख सकते हैं। तो अभी हमें फार्मूला की ज्ञान की कोई जरूरत, m/t हमको दे रहा है केजी पर सेकेंड, v हमको दे रहा है 4 मीटर पर सेकेंड,
हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका बहुत एस्पेक्ट है। अभी हमको फिजिक्स पर नहीं जाना है, अभी मैं फिजिक्स की कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इसकी परिचय आपको करवा रहा हूं। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग। ये प्रश्न है, अब बच्चे, मैं एक हीट का एक प्रश्न डाल रहा हूं। बच्चे बोलेंगे कि सर अभी तो मैंने हीट पढ़ा नहीं, तो ये प्रश्न मैं कैसे बना सकूंगा? और मैं कहता हूं कि नहीं, अभी जो हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, बस उसी का आप सहारा लें तो इसको बनाने में फिर वही बात हो गई। ये प्रश्न है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस। अब तो ये लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट का प्रॉब्लम हो गया। नहीं, इस सारे प्रश्न में हमें इफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम, एक ही बात पता चला। देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हीट का है निकालने, रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ आइस। ग्राम पता चला। क्या क्या दिया जा रहा है आपको दिया जा रहा है कैलोरी पर ग्राम, दूसरा क्या दिया जा रहा है? ग्राम। इस दोनों में आप क्या करेंगे कि आपको हीट, और हीट का यूनिट कैलोरी होता है, आपको कैलोरी निकालना है। इस दोनों में आप क्या करेंगे कि कैलोरी आ जाएगा? इस दोनों में आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कैलोरी आ जाएगा। और मैं अभी बताया कि यूनिट के पीछे जो मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो उसका फॉलोअर है। अब जो जहां है उसको वैसे रख लीजिए। ये 80 हो गया और ये 10 हो गया, तो बराबर ये 800 कैलोरी हो, 800 कैलोरी हो गया। हमें हिट घबराना नहीं है। मैं इस तरह के कई एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा फिजिक्स में। नहीं, फिजिक्स का ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन फिजिक्स का भाव हम 25 सालों से अपने अंदर उतारते आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है, अगर आपको ये इस तरह के प्रश्नों या इस तरह के समाधान आपके लिए अगर फायदेमंद हो, तो आप हमें मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचित करेंगे। मैं इस तरह का वीडियो इस लॉकडाउन की अवधि में मुझे जो फुर्सत के कुछ क्षण मिल रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं अच्छा वीडियो प्रस्तुत करूंगा। और फिजिक्स में ये आपके लिए बहुत बहुत सहायक होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो मुश्किल की घड़ी में आपको सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगा। ये तो मैं अभी एक बहुत साधारण किस्म का आपको समझाने के लिए मैं इस तरह के प्रश्नों को डाला है। मैं बहुत डिफिकल्ट प्रश्न डालूंगा और उसका मैं सरल और सहज समाधान आपको बताऊंगा, और निश्चित रूप से यह आपके लिए संकट मोचन का काम करेगा। चलें, हम अब एक प्रश्न हट के ले रहे हैं। देखिए, ये ग्रेविटेशन का प्रश्न है और कोई साल ऐसा खाली नहीं गया है कि ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं या पिछले वर्ष आपने एग्जाम दे दिया है, आप इस प्रश्न को देखें और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह का फार्मूला बेस्ड जो भी या सिंबल बेस्ड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता है बहुत कैलकुलेट करने का, नहीं, और हम उस मानसिक झंझटों के चक्कर में पड़ने लगते हैं और हम इन प्रश्नों को या तो छोड़ देते हैं या गलत करके चले आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि छोड़ देना ज्यादा अच्छा है ना कि गलत करना। नहीं, कौन जिस पर हम टिक मारने जा रहे हैं वो प्रश्न मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आज के बाद आप गलत चॉइस पर टिक तो मार ही नहीं सकते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं। देखिए कैसे ये प्रश्न है कि द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। अर्थ का मीन रेडियस आर दिया गया है एंड इट रिवॉल्व्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। दे रहा है, कह रहा है कि इफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, गिवन है आपको जी दिया जा रहा है, then what will be the radius of orbit of geostationary satellite?
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या रेडियस होगा, वो चीज आपको बताने के लिए कह रहा है। चलिए अभी हम ग्रेविटेशन की कोई बात नहीं समझते, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या चीज होता है हमें कोई ज्ञान नहीं है। अभी तो मैं ग्रेविटेशन पे आया ही नहीं हूं, नहीं अभी सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी का क्या मान होता है यह भी हमें पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम इन प्रश्न का जवाब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप 100% कर लेंगे। और आज के बाद आप करके देखिए इस तरह का कोई फॉर्मूला, तो इसके पीछे जो हमारा आधार है वो आधार है कि हमें रेडियस कह रहा है निकालने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि जिस चॉइस में हमको मीटर आ जाएगा या एल आ जाएगा, डायमेंशन के रूप में एल आ जाएगा, नहीं वो चॉइस मेरा सही होगा। आप यूनिट डायमेंशन के माध्यम से इन प्रश्न को कर ले देखिए। नहीं अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सारा डायमेंशन याद नहीं रहे तो आप यूनिट के सहारे कर ले, या यूनिट नहीं याद रहे तो डायमेंशन के सहारे कर ले। चलिए पहला चॉइस हमें कह रहा है कि उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस क्या होगा, रेडियस मांग रहा है। किस चॉइस में मीटर आ जाएगा या किस चॉइस में डायमेंशन एल आ जाएगा, वही चॉइस। कोई भी फिजिकल इक्वेशन वैलिड होने के लिए एलएचएस का जो डायमेंशन होगा वही आरएचएस का डायमेंशन होगा। नहीं चलिए आर स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, L2 ऊपर में क्या है L2 आर स्क्वायर। जी का क्या डायमेंशन, जी तो एक एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा LT - 2 बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है तो थीटा बाई टी, T - 1 उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा T - 2 और इसका पावर है 1/3। तो ये देखिए क्या आ रहा है, ये आ जाएगा L3, T का पावर T कट जाएगा L3 और L3 का ये पावर 1/3, L3 का पावर 1/3 तो बराबर ये L आ गया। क्या आ गया, L आ गया। इसका मतलब इसमें L आ रहा है। दूसरा चॉइस देखते हैं, यहां पर 1/3 ना करके यहां पर 1/2 कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम चॉइस लिखा हुआ है। अगर यहां का पावर L3 का पावर 1/2 हो तो क्या ये कभी L आ सकता है, कभी नहीं L आ सकता है। इसका तो पावर हो जाएगा L का पावर 3/2, इसीलिए दूसरा चॉइस कभी नहीं हो सकता है। पहला चॉइस में मेरा L आया, दूसरा में नहीं आया। अब तीसरा में देखिए यहां R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय जी का पावर 1/3 है, चौथा में R स्क्वायर जी बाय ओमेगा का पावर 1/3 है। तो ये सब तो कभी भी नहीं L के फॉर्म में आएगा, इसीलिए L के फॉर्म में हमारा सिर्फ एक आ रहा है। और मैं ये आपको बता दूं कि जहां पर भी आपको पहला और दूसरा चॉइस ही सिर्फ चेक करना है, ज्यादा चॉइस के चक्कर में नहीं जाना है। नहीं, जिसमें आपका डायमेंशन मिल गया, जिसमें आपका यूनिट मिल गया, वो चॉइस 100% आपका सही होगा। फिर कभी कभी इसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे 4R 3R 2R, नहीं उसका मैं एक अलग तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन उस तरह के प्रश्न की संभावना बहुत कम होती है। मेडिकल एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न दिए जा रहे हैं तो एग्जामिनर ये नहीं टेस्ट करना चाहता कि आप ग्रेविटेशन जानते हैं कि नहीं, आप फिजिक्स के आधार समझते हैं कि नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा R स्क्वायर जी बाय ओमेगा स्क्वायर। और यही प्रश्न मेरे पीएमटी के टाइम में भी पूछा गया है। आप जाकर के आज देखें कि यह प्रश्न कितने बार रिपीट किए गए हैं। मेरे एग्जाम में जो पूछा गया था वो प्रश्न दिया गया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रेडियस का क्यूब R³ कह रहा था निकालने के लिए। तो R³ कह रहा है तो इस पर L का पावर 3 होना चाहिए, इसमें पावर 1/3 आप हटा दीजिए, यही चॉइस आ जाएगा। करके देखिए R स्क्वायर जी यानी L2 LT - 2 बट्टा T - 2, हाँ R स्क्वायर, ये LT - 2 और ये कितना हो गया T - 2। तो देखिए T कट गया, ऊपर में क्या हो गया L3 R³, ये इसलिए यही चॉइस होगा R स्क्वायर जी बाय ओमेगा स्क्वायर। नहीं अगर आपको कहे कि स्क्वायर ऑफ R क्या होगा, नहीं
तो स्क्वायर ऑफ आर, हम जिस चॉइस में हमको स्क्वायर ऑफ आर L2 आ जाएगा वही चॉइस मेरा सही हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ गए होंगे। नहीं, बहुत प्रश्नों के चक्कर में नहीं जाना है, ये 2 प्रश्न ही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। इसको अगर हम मान लीजिए प्रोसेस से अगर करते हैं तो ये कितना टाइम लेता है, या हो सकता है कि हम नहीं भी समझ पाए उस प्रोसेस को। नहीं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो अर्थ की वेलोसिटी के बराबर होगा, तभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट होगा। और कोई भी प्लैनेट और सैटेलाइट जो एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वहां जो चूंकि सर्कुलर मोशन में कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, तो उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी से आता है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जी एम अर्थ का मास, स्मॉल एम सैटेलाइट का, बाय आर स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय आर, यानी उसको ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ये mm कट गया, नहीं तो यहां से आर क्यू बराबर क्या हो गया, आर क्यू बराबर हो गया gm बाय आर क्यू बराबर gm बाय ओमेगा स्क्वायर। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तब r बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका पावर 1/3 कहेंगे, लेकिन हमको g के फॉर्म में तो ये प्रश्न नहीं दे रहा है, तो आप इस g को एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इस g का क्या वैल्यू होगा, तो g बराबर होगा gm बाय अर्थ के रेडियस के स्क्वायर। ये g का मान होता है, लेकिन इस फॉर्मूला में तो हमको gm बाय ओमेगा स्क्वायर है, आप इसको इस g के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि चॉइस को हमारा स्मॉल g के फॉर्म में दे रहा है, तो नीचे gm बाय आर स्क्वायर करना है, तो नीचे आर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भी आपको आर स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसी gm बाय आर स्क्वायर को हम लोग स्मॉल g कहते हैं, तो ये हो जाएगा g कैपिटल R का स्क्वायर बटा ओमेगा का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर g बाय ओमेगा स्क्वायर, ये r क्यूब हो गया, हमको तो कह रहा है r निकालने के लिए, तो इस पर पावर 1/3 कर देंगे। कितना कर देंगे, पावर 1/3 कर देंगे। तो देखिए ये कितना सरल सहज ये प्रश्न आपका निकल गया। नहीं तो इस तरह के प्रश्न को मैं पुनः आपको अगले सेशन में प्रस्तुत करता रहूंगा। अगर ये आपको प्रश्न इस तरह के भाव पसंद हो तो आप हमें मेरे टेलीफोन नंबर पर आप सूचित करें, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो, छोटे वीडियो में मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। और ये फोन नंबर जो है वो है 9199770319। इस फोन नंबर पर आप हमें सूचित करेंगे। अगर आपको ये पसंद आए और लगे कि ये मेरे काम की बात है, इसके माध्यम से हम फिजिक्स में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपके लिए इस तरह के कई भाव को प्रस्तुत करूंगा और आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। थैंक यू।